गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डे 29 जो है इसका पेपर 3 का जो है जीके जीएस के सवाल को जो है डिस्कस करेंगे। ये जीके जीएस जो है एसएससी के जो है पेपर 3 में जो है जीएसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सभी एग्जामों का पेपर 3 में जो है पूछा जाता है। आज हम लोग जो है 34 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें से इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के जो है आज सवाल देंगे। ठीक है, 34 सवाल है, आप लोग जो है इसको कीजिए। इसमें से जो भी जो है 20 प्रश्न जो है 34 में से 20 प्रश्न अगर कोई सही करता है ना तो आपका तैयारी ठीक है। अगर 20 प्रश्न नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग जो है और भी जो है इस पे ध्यान दीजिए। जीके जीएस पे किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर जो पीडीएफ दिया जा रहा है इसको आप पढ़ सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 29 तक जो है सारे पीडीएफ आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वहाँ से जो है डाउनलोड करके आप जो है पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं 34 नंबर से। 34 नंबर में सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकमात्र भारतीय नागरिक जिसको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सीवी रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है 1930 के लिए जो है भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फिजिक्स, भौतिकी फिजिक्स। ठीक है, ये जो भारतीय नागरिक कौन कौन से ऐसे भारतीय नागरिक है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसका लिस्ट जो है एक्सप्लेनेशन में हमने जो है पिछले क्लास में दिया हुआ था। तो आप प्रीवियस पीडीएफ निकालिएगा, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको जो है पूरा डिटेल मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप डिटेल में इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से भारतीय नागरिक को जो है कब कब जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया था। एक और सवाल है, इसको देखिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। कब किया गया था? 25 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम सरकार की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। भारत की अंतरिम सरकार, जिसे भारत की अंतिम सरकार के रूप में भी जाना जाता है, का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित जो है संविधान सभा से हुआ था। तो ये सब जो है डिटेल आपको जो है याद रखना है। अब देखिए इसका सवाल देखिए 32 नंबर कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का जो है गठन जो है हुआ था। संविधान सभा के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इसका एक अलग ही टॉपिक है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है तैयार की गई थी। कब? नवंबर 1946 में। ठीक है, एक और सवाल है, इसको देखिए कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से जो है अलग कर दिया गया था? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो है प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से जो है अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सवाल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये जो है अवस्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत। आगे देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही कौन सा मिला हुआ है? तो सी नंबर सही है। मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। अब सही क्या होगा? तो रेडक्लिफ जो है, ये जो रेडक्लिफ है यहाँ पे देखिए, रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा बनाती है। और हिडनबर्ग रेखा जो है फ्रांस और बेल्जियम के बीच में नहीं, हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है। आगे देखिए एक और सवाल है, ये जो है इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है कि कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है?
पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा, एल तरंग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि एल तरंग जो होती है लंबी तरंगे या फिर सतही तरंगे कहा जाता है। ये भूकंपीय तरंगों में सबसे धीमी और सबसे विनाशकारी होती है। ठीक है, और लास्ट में इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेलिइट्स और दूसरा होता है लव तरंगे। ठीक है, तो इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये जीएसएससी एक बार पूछ चुका था कि कौन सा तरंग जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है, लेकिन आप इससे रिलेट करके जो है इसका टाइप अब याद रखिएगा कि एल तरंगे भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेलिइट्स और एक होता है लव तरंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए एक और सवाल है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग के जो है प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। फिर देखिए एक और है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंघी से संबंधित है। ठीक है, अगस्त 1916 में मुल्तान में ब्रिटिश अधिकारियों ने पीली रेशमी कपड़ों पर लिखे 3 सिल्क लेटर पत्रों को पकड़ लिया। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी जो है उन्होंने जो है ये जो पीली रेशमी कपड़ा है उसमें जो है लेटर लिखा हुआ था, उसको जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंघी ने अब्दुल रहीम और मौलाना महमूद हसन को पत्र लिखे थे। कि उन्होंने लिखे थे? मौलाना अब्दुल्ला सिंघी ने, इन्होंने जो है पत्र लिखा था। पत्रों ने जो है पत्र में क्या लिखा था कि पत्रों ने अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की एक बड़ी योजना का खुलासा किया था। इसलिए जो है अंग्रेजों के प्रति जो है यह पत्र लिखा गया था, इसलिए ब्रिटिश अंग्रेज जो है इसको जो है पकड़ लिया था। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंघी से संबंधित है। इन्होंने जो है एक पत्र लिखा था, किसको? अब्दुल रहीम और मौलाना महमूद को। ठीक है, क्या लिखा था पत्र में? ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उसके खिलाफ में जो है कुछ पत्र लिखा था कि पत्र में यही लिखा हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को जो है उखाड़ फेंकेंगे। इसकी योजना जो है उस पत्र में बनाया गया था, इसलिए जो है यह पत्र पकड़ाया गया। पकड़ाने के बाद जो है इसको जो है सजा हुई थी। फिर आगे देखिए और भी सवाल है 25 नंबर कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 5 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में द इंडिपेंडेंस अखबार की जो है शुरुआत की थी। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए इसको जो है जीएसएससी पूछा है, इसी से रिलेट से 2 टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा केवल कि गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है और कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गया। ठीक है, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को। यही चीज़ याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सही है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ये सही है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ये सही है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है, और ये जो सवाल पूछा गया इसको तो याद ही रखना है। 4 राष्ट्रीय उद्यान है, चारों के नाम आपको याद रखना है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्नलिखित में से कहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है ज़्यादा जो है जैव विविधता देखने को मिलता है। एक और सवाल है, इस बार स्टैटिक जी के है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा जो है झारखंड से भी गुजरती है, इसको याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, इसको याद रखना है। फिर जो है एक और सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस परमाणु विद्युत जो गिरा है इस टॉपिक से एक सवाल जो है देखने को मिलता है। जो एक्साइज कांस्टेबल या स्पेशल ब्रांच का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें जो है एक नहीं 2 सवाल पूछा गया था। ठीक है,
इस टॉपिक से। तो परमाणु विद्युत केंद्र और उसके राज्य से सम्मिलित करना है, तो सुमेलित नहीं है, तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में ठीक है, काकरापारा गुजरात में है, ये भी सही है, तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी सही है, लेकिन कुडनकुलन जो है कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? कुडनकुलन जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश में कुडनकुलम में स्थित है। इसका निर्माण 2002 में जो है आरंभ हुआ था। फिर देखिए एक और सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? एक काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा एकदम। 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर में जो है स्वतंत्र भारत की जो है अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। आगे देखिए एक और सवाल है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह इसको कह सकते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है औपनिवेशिक भारत में यह हिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकारी के खिलाफ जो है कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला था। ये जो है 5 अप्रैल तक चला था। ठीक है, लेकिन समाप्त कब हो गया था? 6 अप्रैल से जो है समाप्त हो गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल को। आगे देखिए एक और सवाल है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो ये जो असहयोग आंदोलन है इसमें जो है सरकारी पदों का त्याग किया जा रहा था, विदेशी माल का जो है बहिष्कार किया जा रहा था, अदालतों का वकीलों द्वारा जो है बहिष्कार किया जाता है, और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये जो है शामिल नहीं था। ठीक है, फिर जो है एक और सवाल है 16 नंबर कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, इसे जो है हॉट मनी के रूप में जो है जाना जाता है। हॉट मनी, ये जो है इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। फिर जो है एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति जो है चमड़ा उत्पादन से है। क्रांति से संबंधित जो है आपको जो है इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछेगा। फिर देखिए एक और सवाल है कि चैलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चैलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था इसको याद रखना है, और किससे संबंधित था इसको भी याद रखना है। तो 1991 में किया गया था इस समिति का गठन, और किससे संबंधित था? कर सुधार से संबंधित था। ठीक है, कर सुधार से संबंधित था चौलिया समिति। कर सुधार समिति को राज्य चैलिया समिति के नाम से भी जाना जाता है, और इसका गठन भारत में प्रचलित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए किया गया है। ठीक है, तो चैलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में। कर सुधार से संबंधित था। बस यही 2 चीज़ याद रखना है। फिर आगे देखिए एक और सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? तो आर्टिकल 37, इसको याद रखिएगा। ये भी सवाल जो है जेएसएससी एक बार पूछा था। फिर देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। ठीक है, कब? जब चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, उसके तुरंत बाद जो है अगस्त 1963 में जो है आचार्य कृपलानी ने जो है लोकसभा के पटल पर पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया था 1963 में। ठीक है, किन्होंने? आचार्य कृपलानी ने। कब? भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद। आगे देखिए एक और सवाल है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होनी चाहिए? 2 माह के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाले उद्घोषणा को सांसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जो है अनुमोदित किया जाना चाहिए। 2 महीने के भीतर। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके बाद देखिए एक और है 10वां नंबर कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक से भी काफ़ी सवाल जो है हमने प्रीवियस क्लास में दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़िए। 14 दिन तक जो है अधिकतम रोक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है
कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टयाम्बी ने किया था। ठीक है, ये भी जो है काफ़ी अच्छा सवाल है इकोनॉमी से। फिर जो है बेसल मापदंड संबंधित है किससे? कर से, पूंजी से, बीमा से या फिर बैंकिंग क्षेत्र से? तो बेसल मापदंड जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। फिर जो है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं? वह समुद्री सीमा जहां पर तापमान तेजी से कम होता है उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है, थर्मोक्लाइन। फिर देखिए बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं उसको। ये भी जो है इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है, इसको याद रखिएगा। फिर जो है एक और है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान से है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। ठीक है, ये मार्ग बदलने के लिए जो है प्रख्यात है कोसी नदी। फिर देखिए एक और है, इसको देखिए कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। लिबरल पार्टी से जो है उन्होंने चुनाव जीता था। लिबरल पार्टी है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जो है जाना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, इसको भी देखिएगा। फिर एक और सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन सा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा कि कहाँ कहाँ इसका अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ में भी हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रामगढ़ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था? डेट बताइए कि रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना था उससे पहले भी तो कोई संस्था होगी, वही संस्था का नाम पूछ रहा है। उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके बारे में भी बताया गया है। फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसके बारे में बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में बताया गया है। अब डिटेल में जो है PDF में सारे चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड जो है लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 3 सितंबर सन 1939 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है। भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है और इस घोषणा से पूर्व उसने किसी भी राजनीतिक दल से परामर्श नहीं लिया था। ठीक है, उन्होंने खुद जो है बता दिया कि भारत भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सम्मिलित है। तो इस तरह के सवाल थे, 34 सवाल था, काफ़ी आसान था। ठीक है, आप लोग जो है सारे क्लासेस को पढ़िए। GK GS का जो है कल जो है लास्ट क्लास होगा, 30वां नंबर क्लास डे 30। ठीक है, तो आपको जो है क्लास डे 1 से लेकर के डे 30 तक जो है सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया गया है। ठीक है, कल जैसे 30वां क्लास होगा तो इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। आज 29वां क्लास हो रहा है, इसका PDF मिल जाएगा। तो डे 1 से लेकर के डे 30 तक जितने भी PDF होंगे सारे PDF को पढ़िएगा। 30 PDF है और हर PDF में कम से कम 30 सवाल दिया गया है। ठीक है, गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 900 प्रश्न आपको जो है GK GS का दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है आपको 900 प्रश्न दिया गया है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। और भी सवाल देंगे आपको। ठीक है, कल के क्लास में आपको बता देंगे कि कहाँ पे और भी सवाल जो है इसका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बाकी जो है कल से जो है हम लोग, कल नहीं 30 क्लास हो जाने के बाद जो है उसके अगले दिन से जो है हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड GK का जो है
क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें से झारखंड का जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें से सारे MCQ प्रश्न रहेगा। लगभग 8 से 10 क्लासेस करेंगे झारखंड की पॉलिटी से। फिर झारखंड का जो है इकोनॉमिक्स से सवाल रहेगा, इसमें भी 10 क्लास कम से कम लेंगे। फिर झारखंड का जो है आपका जो है ज्योग्राफी का सवाल रहेगा, इससे भी 10 क्लास लेंगे। और लास्ट में जो है झारखंड का हिस्ट्री के सवाल रहेंगे, इसमें भी 10 क्लास लेंगे। मतलब 30-40 क्लासेस जो है और चलेंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर ही। आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी लास्ट में समय बचेगा तो फिर मिसलिनियस सवाल को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है लाइक बटन दबा करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है दे सकते हैं, आप लोगों को क्लास कैसा लगा। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास से जो है और भी जो है हम लोग प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।